नमस्कार, अभिवादन में दुर्गेंद्र चौहान। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए मतदान के लिए अब सिर्फ 9 दिन बचे हैं। 10वें दिन मतदान है। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर चाहे राजस्थान हो या गुजरात हो, क्षत्रिय संगठनों की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों की चिंता बढ़ा रही है। गुजरात में ऊधम कटा हुआ है। ये कहा जा रहा है कि पुरुषोत्तम रूपाला और एक अन्य पटेल बिरादरी से आने वाले नेता ने क्षत्रियों का अपमान किया है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव एक वीडियो में क्षत्रिय महापुरुषों का मखौल उड़ाते नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी के लिए जो क्षत्रिय कभी हर तरीके से खड़े रहते थे, इस बार खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान के कुछ इलाकों में और गुजरात में वो विरोध की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। ये परिस्थितियां हो गई हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के 13 में 8 टिकटों की घोषणा कर दी। इसमें भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे के अध्यक्ष रहे वीरेंद्र सिंह मस्त 2 बार के सांसद, उनका टिकट कट गया, लेकिन उनकी जगह पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को बलिया से टिकट दिया गया। उस सीट पर एक क्षत्रिय का टिकट कटा, दूसरे को दिया गया। हालांकि चंद्रशेखर की पहचान कभी क्षत्रिय नेता के रूप में नहीं थी, लेकिन गोंडा का कैसरगंज इलाका, जहां से ब्रजभूषण शरण सिंह आते हैं, वो सीट नहीं घोषित की गई। इसी तरीके से भदोही सीट नहीं घोषित की गई। इसी क्रम में अगर कहा जाए तो बहुत सारी सीटें इस तरीके की घोषित नहीं की गई हैं। तो कुल मिलाकर ब्रजभूषण शरण सिंह की अगर बात करें तो वो कहते रहे हैं कि दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। ये बात कहते रहे हैं। ब्रजभूषण ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो ना तो पत्नी को चुनाव लड़ाएंगे और ना बेटे को, वो चुनाव खुद लड़ेंगे। और एक तरीके से उन्होंने अब चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है कैसरगंज लोकसभा सीट की घोषणा हुए बगैर। हालांकि वहां के दोनों विधायक जो स्थानीय हैं, उन्होंने ब्रजभूषण के कार्यक्रमों से दूरी बना ली है। ब्रजभूषण के कार्यक्रमों से दूरी बनाने की वजह विधायकों के समर्थक कहते हैं कि ये संगठन की जो रणनीति है, संगठन का जो निर्देश है, उस तरीके से हम चल रहे हैं। तो क्या संगठन ब्रजभूषण को टिकट नहीं चाहता? ब्रजभूषण क्या दबदबा अपना कायम रखना चाहते हैं? दबदबा उनका था, वो कहते हैं दबदबा है। क्या आगे दबदबा रहेगा? ये बड़ा सवाल है। इसी तरीके से रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया कौशाम्बी सीट मांग रहे थे, उस सीट पर भी घोषणा हो गई। विनोद सोनकर को दोबारा लड़ाया गया। तो क्या उनका दबदबा रहेगा या दबदबा है क्या? संगीत सोम, सुरेश राणा, सारे लोग मेरठ से, सहारनपुर से टिकट मांग रहे थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े क्षत्रिय नेता, नहीं दिया गया। संजीव बालियान जो केंद्रीय मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, मुजफ्फरनगर से नेता प्रत्याशी भी हैं, वो साफ तौर पर संगीत सोम को घेर रहे हैं। तो आज मंथन में यही सवाल है कि गुजरात से लेकर राजस्थान तक दर्जनों क्षत्रिय संगठन हैं, दर्जनों इनके नेता हैं और दर्जनों सांसद, विधायक और क्षत्रियों के बड़े चेहरे जो दबदबे का दावा करते हैं। वो कहते हैं, ब्रजभूषण सिंह ने खम ठोक कर कहा दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। बाकी नेता भले न कहते हो दबदबा रहेगा, लेकिन दबदबा वो चाहते जरूर हैं। राजनीति में भागीदारी का दबदबा वो चाहते हैं। देश भर के क्षत्रिय नेता आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्षत्रियों का दबदबा, राजनीतिक दबदबा कायम नहीं रख रही है या वो उनको भागीदारी नहीं दे रही है। क्योंकि कोई दल किसी जाति विशेष का दबदबा तो नहीं करेगा, लेकिन जो क्षत्रिय नेता है वो कह रहे हैं कि भाई उनको राजनीतिक भागीदारी, उनकी हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने बढ़ चढ़ कर उनके समाज ने जिताया है, आगे बढ़ाया है। ब्रजभूषण का अपना अंदाज है दबदबे का। तो मंथन में सवाल भी यही बड़ा कि क्या दबदबा आगे भी कायम रहेगा? यही बड़ा सवाल।
दबदबा क्या रहेगा राजनीति में, क्षत्रिय नेताओं का दबदबा क्या रहेगा? क्या राजनीतिक दल उन्हें नुमाइंदगी नहीं दे रहे हैं? और क्या, मैं तो इसको उलट के कहता हूं कि क्या जाति राजनीति होनी चाहिए क्या? जब देश दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है, उसमें भी क्या क्षत्रिय बिरादरी को दबदबा चाहिए, नुमाइंदगी चाहिए? क्यों भाई? बहुत सारे इस तरह के प्रश्न उठते हैं। एक रिपोर्ट देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में ठाकुरों की आबादी तकरीबन 7% है। भाजपा अब तक 12% को टिकट दे चुकी है। बावजूद क्षत्रिय समाज के इस फैसले के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या क्षत्रिय समाज के वोटर भाजपा से नाराज हो गए हैं? दरअसल क्षत्रिय समाज के कई संगठनों ने यूपी से लेकर गुजरात तक यही माहौल बना रखा है। पश्चिमी यूपी में 4 क्षत्रिय पंचायत करने का ऐलान हुआ। दावा है कि बीजेपी को हराने वाले उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे। सहारनपुर में रविवार को क्षत्रिय समाज की पंचायत हुई। इसमें मंच पर लगे बैनर पर लिखा है कि क्षत्रिय स्वाभिमान महाकुंभ। रविवार को सहारनपुर के ननौत में ठाकुर समाज के हजारों लोग इकट्ठा हुए। मंच से बीजेपी को हराने की कस्में खाई। इनका आरोप है कि बीजेपी राजनीतिक रूप से ठाकुर समाज को खत्म करना चाहती है। क्षत्रिय समाज के नेता पूरन सिंह का भी तकरीबन यही कहना है कि क्षत्रिय समाज ने 11 अप्रैल को हापुड़ के धौलाना में, 13 तारीख को मुजफ्फरनगर के सिसौली में और 16 को मेरठ के सरधाना में पंचायत करने का मन बनाया है। ऐसा ही एक पंचायत नोएडा में भी होगा। पंचायत ने फैसला लिया, पूरे देश में जो घोर जातिवादी लोग हैं, जिन्होंने अपने हमारे महापुरुषों का अपमान करा, हमारी माँ बहनों को गाली दी, हमारे इतिहास को चुराने का काम करा, और हमने बार बार भारतीय जनता पार्टी को, जिसे हम 100% वोट देवें, हमने बार बार कहा कि हमारा निवेदन है, हमारा आग्रह है कि आप ऐसे लोगों को टिकट मत दो। लेकिन फिर भी पुरुषोत्तम रूपाला हो, चाहे प्रदीप चौधरी हो, अन्य बहुत भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो हमें लगातार गालियां देते रहे, समाज गालियों से हाथ था, बहुत दुखी था। आज ये जो परिणाम आप देख रहे, आज ये जनसैलाब आप देख रहे, ये उनका आक्रोश है। और उन्होंने आक्रोश में निर्णय लिया कि पूरे देश में जब तक महापुरुषों का सम्मान वापिस नहीं होगा, जिन लोगों ने अपमान करा उन्हें सजा नहीं मिलेगी, जब तक भारतीय जनता पार्टी को एक भी व्यक्ति वोट नहीं दे। आखिरकार अचानक ऐसा क्या हो गया कि क्षत्रिय समाज बीजेपी के विरोध में सड़क पर आ गया? दरअसल माना ये जा रहा है कि यूपी में क्षत्रिय समाज के नाराज होने की कहानी गाजियाबाद से शुरू हुई, जब मोदी सरकार में मंत्री जनरल वीके सिंह का टिकट काटा गया। अब वहां से अतुल गर्ग चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी ने गाजियाबाद के रोड शो में अपनी गाड़ी में गर्ग के साथ जनरल सिंह को भी साथ रखा था। इसके अलावा इसका कनेक्शन गुजरात से भी जोड़ा जा रहा है। दरअसल केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला राजकोट से ये चुनाव लड़ रहे हैं। उनके एक बयान के खिलाफ क्षत्रिय संगठनों ने आंदोलन शुरू कर दिया। कुछ महिलाओं ने तो जौहर करने की भी घोषणा कर दी। विवाद बढ़ा तो रूपाला ने माफी मांग ली। इसके बाद भी क्षत्रिय समाज के लोगों की तैयारी कल गांधीनगर में बीजेपी ऑफिस का घेराव करने की है। उस तौर पे जब क्षत्राणियों को जौहर करना पड़ रहा है, एक आम राजपूत की भूमिका क्या रहेगी, उस तौर पे भी आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। अगर नौबत यहाँ तक है कि हमारी बहन बेटियों को एक कदम उठाना पड़ रहा है, तो क्या कमजोरी रही होगी आप देख सकते हैं। राजपूत समाज ने पिछले 10-15 दिनों में पूरे गुजरात में मूवमेंट खड़ा किया कि पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट काटा जाए। और क्यों काटा जाए पूरा देश जानता है। क्या किसी को अनुमति मिल जाती है एमपी के चुनाव में, एमपी की भाजपा की टिकट हो चाहे कांग्रेस की टिकट हो, कि वो किसी भी जाति संप्रदाय को राजी करने के लिए किसी और अन्य जातियों की महिलाओं पे आपत्तिजनक टिप्पणी करे? क्या आपको लगता है कि आपकी मेरी बहन बेटी अलग है? मेरे समाज की बहन बेटी है, आपके समाज की बहन बेटी है। स्वाभिमान, इज्जत, आबरू सबकी एक है। चाहे वो पाटीदार समाज की मेरी बहन बेटी हो तो मेरे बराबर है, चाहे राजपूत समाज की हो तो मेरी बराबर है, और चाहे वो दलित की हो वो भी मेरे बराबर है। और आज क्षत्राणियों को जौहर करना पड़ रहा है 15-20 दिन यहां विरोध प्रदर्शन के बाद, क्योंकि कल परसों आपके मीडिया बंधुओं ने बोला कि रूपाला है पुरुषोत्तम, वो तो अपने जो विधानसभा, जो लोकसभा क्षेत्र है वहां अपनी जाकर कैंपेनिंग वो चालू कर चुका, अपना चुनाव प्रचार चालू कर चुका। तो लोगों को, हमारे समाज की महिलाओं को ये लगा कि कहीं ना कहीं अब इनकी टिकट नहीं कट रही है, तो हमें ये कदम उठाना चाहिए। यूपी में हंगामा मचा है। वैसे तो अब तक ठाकुर जाति के एक ही नेता
बीके सिंह का टिकट कटा है। लेकिन क्षत्रिय संगठन ऐसा माहौल बना रहे हैं कि बीजेपी उनकी दुश्मन है। बीजेपी ने अब तक यूपी में 63 सीटों पर टिकट फाइनल नहीं किए। इनमें से 8 इसी जाति के हैं। इनमें मुरादाबाद से सर्वेश सिंह, लखनऊ से राजनाथ सिंह, अकबरपुर से देवेंद्र सिंह भोले, हमीरपुर से पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, फैजाबाद से लल्लू सिंह, गोंडा से कीर्तिवर्धन सिंह, डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल और जौनपुर से कृपा शंकर सिंह हैं। यूपी में करीब 7% ठाकुर जाति के वोटर हैं। एक दौर में बिरादरी के लोग पहले कांग्रेस, फिर समाजवादी पार्टी और बीएसपी के साथ रहे, लेकिन अब वो बीजेपी के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि क्षत्रिय पंचायतों को बीजेपी के कुछ नेता पीछे समर्थन दे रहे हैं। कड़ी सेना भी साथ है, जबकि अखिलेश यादव तो योगी सरकार पर ठाकुर समाज को बढ़ावा देने का आरोप लगाते रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जिस तरीके से पुरुषोत्तम रूपाला को लेकर गुजरात में बवाल गदर मची हुई है, उसी तरीके से मेरठ, मुजफ्फरनगर और नोएडा, ये पंचायतें 19 तारीख को वोटिंग से ठीक पहले हैं। सिसौली की पंचायत 16 तारीख को, इसी तरह मेरठ और नोएडा। कुल मिलाकर जो ये क्षत्रिय महापंचायतें हैं, इनसे भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं वो थोड़ा सा सोचने पर मजबूर हैं और भारतीय जनता पार्टी आकलन भी कर रही है। आज जब भारतीय जनता पार्टी की एक और लिस्ट आई और 8 सीटें उत्तर प्रदेश की घोषित की गई, अब सिर्फ 5 सीटें बची हैं और उसमें ब्रजभूषण शरण के टिकट के बारे में कोई अपडेट नहीं कि उन्हें मिलेगा कि कटेगा। तो उसके बाद ये कहा जाने लगा कि अब बीजेपी जो बाकी बचे 5 टिकट हैं, जिसमें ब्रजभूषण का भी टिकट शामिल है, वो 19 तारीख के बाद जारी करेगी, क्योंकि 19 तारीख को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव है और एक और क्षत्रिय नेता का टिकट काटकर बीजेपी ऐसा नहीं करना चाहती है। वो चाहती है कि अगर वो ब्रजभूषण को टिकट देती है तो ब्रजभूषण के खिलाफ जाट और पहलवान नाराज थे, वो लगातार आंदोलन कर रहे थे, तो हो सकता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोटों पर इसका असर पड़ जाए, इसलिए वो अभी ब्रजभूषण के टिकट पर कोई फाइनल निर्णय नहीं ले पाई है। भारतीय जनता पार्टी इतनी ताकतवर पार्टी, इतना ताकतवर नेतृत्व, ब्रजभूषण का नेतृत्व को चुनौती दे रहे हैं खुलेआम। वो कह रहे हैं कि दबदबा था, दबदबा रहेगा और दबदबा है। अब जिसको संदेश लेना हो वो संदेश ले। दबदबा था, दबदबा रहेगा। और ये भगवान ने दे रखा है, ये भगवान ने दे रखा है। अब जिसको संदेश लेना हो वो संदेश ले। दबदबा था, दबदबा रहेगा। और ये भगवान ने दे रखा है, ये भगवान ने दे रखा है। ब्रजभूषण ताल ठोक रहे हैं कि किसमें हिम्मत है उनका टिकट काटे। अखबारों में आज भी खबर थी, कल भी खबर थी कि ब्रजभूषण ने बाकायदे चुनाव प्रचार रैलियां शुरू कर दी हैं। घोषणा हुई नहीं है, लेकिन वो मान रहे हैं कि उनको कौन उनका टिकट काटेगा। कौन काट रहा है उसका नाम बताओ। ब्रजभूषण जी काटोगे आप? नहीं, सोशल मीडिया में काफी काम चल रहा है। काटोगे आप? आपका नाम नहीं है उसमें। काटोगे? ब्रजभूषण जी काट लेना। आपको लेकर गुटबाजी है, आपको लेकर गुटबाजी है। अखिलेश यादव कह रहे हैं सर जी आपका टिकट नहीं कटने वाला है फिर हमारे। हो गया भैया, आपके हाथ में हो तो काट देना, छोड़ो। जो बोलवाना चाहते हो हम नहीं बोलेंगे। चलो, पठान सवाल पूछने से क्या फायदा यार। कौन काट रहा है उसका नाम बताओ। ब्रजभूषण जी काटोगे आप? नहीं, सोशल मीडिया में काफी काम चल रहा है। काटोगे आप? आपका नाम नहीं है उसमें। काटोगे? ब्रजभूषण जी ब्रजभूषण खम ठोक कर कह रहे हैं कि काटोगे टिकट, काट पाओगे। ये किसको संदेश दे रहे हैं वो। और क्षत्रिय संगठनों का खुला आरोप है कि क्षत्रिय समाज का राजनीतिक प्रतिनिधित्व घटाने और उनके महत्व को कम करने का काम बीजेपी का मौजूदा नेतृत्व कर रहा है। क्षत्रिय महापंचायत
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही हैं। इसमें अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, करणी सेना सहित तमाम क्षत्रिय संगठन एकजुट हैं और चर्चा यह भी है कि कई जो क्षत्रप हैं, वो सुरेश राणा, संगीत सोम, चंद्रमोहन सहित तमाम जो इस तरीके के नेता हैं, वो इस पूरे आंदोलन को हवा दे रहे हैं। क्षत्रिय का जो आंदोलन है क्षत्रियों का, वो अपने आप में एक तरीके से गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश में भी गर्म हो रहा है। और 19 तारीख आते आते अगर कई पंचायतें हो गई और वहाँ अगर इस तरह कुछ स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनी तो दिक्कत होगी। 11 अप्रैल को कल ईद के दिन मेरठ के सिसौली में है, गाजियाबाद के धौलाना में 13 को है और सरधना जो संगीत सोम का इलाका है, हालांकि इस बार वो विधानसभा का चुनाव हार गए हैं, 16 अप्रैल को सरधना में है और 19 अप्रैल को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग है। देश में पहले चरण की वोटिंग है। गुजरात के सौराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश के जो का पश्चिमी इलाका है वहाँ तक ये इस आंदोलन की बात आ गई है। बहुत सारे चीज़ें अब थोड़ा थोड़ा सा हम तो लगातार इस मुद्दे को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और अपने दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा सा जो डिजिटल मीडिया है, वेबसाइट्स हैं, इन खबरों पर आने लगे हैं। अभी मुख्यधारा का मीडिया इन गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक की खबरों को पहुंचा नहीं रहा है एक आम जन तक, लेकिन ये स्थितियां परिस्थितियां बंद रही हैं। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ा है। देवेंद्र प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, गाजियाबाद से। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। चौधरी समित मलिक हैं, किसान नेता हैं, जाटों के भी नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। अतुल प्रताप सिंह चौहान हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अतुल जी स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और राघवेंद्र सिंह राजू राजनीतिक विश्लेषक हैं और पूरी तरीके से इस क्षत्रिय आंदोलन को फॉलो कर रहे हैं, पूरी तरीके से चीज़ों को वो समझ रहे हैं, देख रहे हैं। राघवेंद्र सिंह राजू, ये पूरा मसला क्या है? उत्तर प्रदेश में जैसा कहा जाता है कि 7% क्षत्रिय है, तो 12% टिकट तो ले चुके क्षत्रिय लोग। अब क्यों, क्या, कब, क्यों इस तरह की स्थितियाँ परिस्थितियाँ क्यों बनी? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संगीत सोम, सुरेश राणा जैसे लोग हवा दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में राजनाथ सिंह जैसा बड़ा चेहरा है, वो क्षत्रियों के नेता के रूप में है। उनको अभी इस बवाल झंझट के बाद उनकी सभाएं कुछ ज़्यादा हुई। बुलंदशहर में भी मैं देख रहा था, जो बोल रहे थे। तो कई इस तरीके की जो नेता हैं उनको डैमेज कंट्रोल के लिए भी लगाया गया है। लेकिन ये मसला क्या है? गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक ये क्या मसला है जी? जिस तरीके से आपने देखा हो कि अभी 5 राज्यों के जो चुनाव हुए थे, उसमें भी कई वीडियो, ऐसे एक शर्मा जी थे, अपने विधायक हैं इस समय भोपाल से, उनका भी वीडियो बहुत सोशल मीडिया पे वायरल है। इसके अलावा समय समय पर क्षत्रपों पर नकारात्मक टिप्पणी, भाई हर समाज और हर वर्ग का सम्मान होना चाहिए। आपने जो स्थितियां देखी हैं, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी वीडियो चल रहा है सोशल मीडिया, और उन्होंने कहा राजा लड़ेगा, इन क्षत्रियों को संघर्ष से कौन दूर कर सकता है। और सच बात यह है कि बहुत सारे चुनाव के जो रणनीतिकार हैं, वो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ये बातें पहुंचने नहीं देना चाहते। और जो स्थितियां बन गई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, आपने देखा कि जिस तरीके से जिन जिन लोकसभा की सीटों पर 30 लोकसभा सीटें हैं ऐसी उत्तर प्रदेश में, वो आप कह रहे हैं कि भाई 7% है, लेकिन अलग अलग लोगों का आंकड़ा अलग अलग है। मैं आपको एक अखबार की कटिंग दे देता हूं, उसमें किसी में 9% है, किसी में 11% है, किसी में 13% है। तो जातियों में उपभ्रंश है। और आपने देखा एक इतिहास लौटा नामक पुस्तक बनारस से प्रकाशित होती, सबको पढ़ना चाहिए कि जातियों और उपजातियों में समाज को बांटने का काम बड़े स्तर पर हो रहा है। और खास तौर पर जब हमारी सरकार है 2014 के बाद से, अरे भाई किसी भी महापुरुष को तुम गुजर बना दो, किसी भी महापुरुष को अनंतपाल तोमर जी को तुम जाट बना दो, पृथ्वीराज चौहान जी को जो है गुजर बना दो। तो ये सब चल रहा था। इसके बाद आपने देखा हो देवी देवताओं पर टिप्पणी, अपने रामायण पर टिप्पणी, तमाम जो नकारात्मक बात थी। और खास तौर से जो हमारा नेतृत्व करने वाला सांसद और विधायक है
उनकी भी ये ताकत नहीं रही संसद से लेकर के सड़क तक अपने समाज की बात को वो बहुत सही सलीके तक माननीय प्रधानमंत्री तक या अपने रक्षा मंत्री तक या माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचा सके। ये नाराजगी इस बात की नहीं है। आपने देखा कि जिस तरीके से संजीव बालियान जी के अभी तमाम सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, और आज माननीय मुख्यमंत्री जी कठुआ रैली के बाद सीधे सरदना गए थे, और सरदना में आपने देखा कि उन्होंने वहां पर जाकर के संगीत सोम और संजीव बालियान को आपस में मंच पर बुलाया, और इसके बाद बालियान जी के कार्यक्रम के बाद आप देख लीजिए संगीत सोम का जो ऑडियो आया है, उन्होंने कहा कि भाई हमसे क्या लेना देना, नाराजगी चल रही है तो उन्होंने कहा इससे हमें क्या लेना देना, पूरे देश में प्रदेश में। और यही स्थिति राजकोट को लेकर के है। पुरुषोत्तम रूपाला जी ने जिस तरीके से आक्रांताओं से और जिस तरीके से बहन बेटियों पर टिप्पणी की, सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें नहीं की जा सकती। आपने देखा हो, इस देश ने देखा भी है कि किसने देखा था। कभी आप कहते होगे कि भाई पद्मावत के नाम पर पद्मनी पिक्चर बना दोगे, फिल्मों में विलन दिखा दोगे, कभी आप जोधा अकबर के नाम पर समाज पर आप किसी न किसी से नकारात्मक टिप्पणी करोगे। देश में 10 राजपूताना बटालियंस है और देश में सर्वोच्च लोग इस समाज पर गर्व करते हैं, और ये राष्ट्रप्रेमी अगर कौम है और ये नकारात्मक सोच नहीं रखती, तो अगर सभी वर्गों में सामंजस्य रखते हुए, मैं नहीं कहता हूं, आपने खुद देख लीजिए 2009 से लेकर के 2014 तक दुर्गेन जी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बना था, और जिसमें 21 छोटे छोटे से दल थे, जिसमें डॉक्टर संजय निषाद की पार्टी और माननीय अनुप्रिया पटेल जी भी थी, और बुंदेलखंड कांग्रेस से लेकर के तमाम जनवादी पार्टी, तमाम जो हेमंत कुशवाहा, इसमें कहा जाति की बात थी। और ये मोर्चा अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के संरक्षण में बना था। और वही बात जब हरवंश सिंह जी ने 2014 में और 2019 के बीच में लोकसभा में आनंद पाल का मामला उठा दिया, स्वाति सिंह और दयाशंकर सिंह का, आज तो दयाशंकर सिंह जी मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, स्वाति सिंह जी मंत्री बनी, लेकिन इसके बाद लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए, तमाम लोगों पर मुकदमे आज भी पार्लियामेंट्री थाने में नई दिल्ली में दर्ज है, आगरा में दर्ज है, मुकदमे वापस नहीं हुए दुर्गे। कहने का तात्पर्य यह है तमाम लोगों पर पद्मावत उसके भी मुकदमे चले। एक खास वर्ग द्वारा या किसी वर्ग विशेष के द्वारा प्रोत्साहित करने के लिए, अगर अभी कैथल में मैं कार्यक्रम में था, कैथल में यही नाराजगी थी, लाठीचार्ज कर दिया गया, तो लाठीचार्ज से क्या किसी की बात को, लोकतंत्र में आवाज को आप दबा देंगे? मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो आप कैसरगंज की सीट की बात कर रहे हैं और जो मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, 18 तारीख को हो सकता है, उस पर कुछ दिया गया था कि मीडिया में कि भाई 18 तारीख को बिरजूसर शरण सिंह जी पे फैसला आ सकता है, उनका फैसला सुरक्षित किया गया यौन उत्पीड़न के मामले में। हो सकता है कोई फैसला आ जाए, वो चुनाव लड़ने लायक ही न बचे, ये भी हो सकता है। आज आप देख लीजिएगा, चाहे फतेहपुर सीकरी हो, चाहे फिरोजाबाद हो, तमाम जगह लोगों में नाराजगी चल रही है। और जिस तरीके से आज मैनपुरी कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह को सीट दी गई, तो आपने ये नहीं देखा कि 3 सीटें ऐसी, भाई आप मुरादाबाद में भी हार के ही सीट दे रहे हैं, मैनपुरी भी हारी हुई सीट दे रहे हैं, तो जो आप 3-3 सीटें आपने जौनपुर भी हारी हुई सीट दी है और वहां पर भी बगावत करा दी। धनंजय सिंह जो है और कृपा शंकर सिंह के बीच में अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जिस तरीके से जो मोडम बना रही है दुर्गेन जी, तो अगर राघवेंद्र जी आपको लगता नहीं कि ये आंदोलन क्षत्रियों का गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक व्यर्थ है, दिशाहीन है? आपको ये नहीं लगता? दुर्गेंद्र जी, दिशाहीन अगर होता तो कल इसको सीरियसली लिया गया। प्रदेश अध्यक्ष गुजरात CR पाटिल साहब पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का लोकसभा संसदीय क्षेत्र देखते थे, वो आज भाजपा के गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष है, और उनके साथ में भूपेंद्र पटेल जी ने गांधीनगर में बैठक बुलाई है छत्रपों की। हमारा कहने का तात्पर्य है कि निष्पक्ष अगर जांच हो जाए और ऑडियो वीडियो जो भी है उनको देखा जाए, और इसके पीछे ये निश्चित तौर पर है, हम समझ नहीं पा रहे हैं राघवेंद्र जी हम समझ नहीं पा रहे हैं दरअसल क्या है, क्षत्रिय किस बात को लेकर नाराज, बयान को लेकर नाराज हैं, राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलने के कारण नाराज है, क्या है, कंफ्यूज है क्या? मुद्दे हैं। एक तो जो हम लोग नाराज चल रहे थे कि शासन सत्ता से क्षत्रिय समाज को दूर किया जा रहा है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप 2014 में 21 टिकट मिली थी, 17 सांसद जीते थे। 2019 में हमारे टिकट काट दिए गए सारे लोगों को। अरे देश में सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार अब मोदी जी कहते थे, उसके बावजूद भी राजा भैया जो इतने बड़े हमारे क्षत्रप नेता हैं,
उन्होंने उस समय 2019 में 2 सीटें रोक ली, क्रॉस वोटिंग किया और ये कहा गया कि नहीं साहब कौशाम्बी और प्रतापगढ़ आपको दिया जाएगा। बाद में माननीय कहा गया गृह मंत्री जी, बहुत उनको आशीर्वाद रहता है विनोद सोनकर जी के साथ, तो उन्होंने वो टिकट डिक्लेयर कर दिया और राजा भैया ने प्रतापगढ़ सीट भी छोड़ दी, जिसमें देश के सर्वश्रेष्ठ 5वां स्थान जिनको मिला था सांसद, वो लोकप्रिय सांसद थे, उनका टिकट काटा गया। इसके बाद तमाम भारत सिंह का टिकट काटा गया, वहां पर बलिया भदोई से ले जाकर के वीरेंद्र सिंह मस्त को लड़ा दिया। तो ये जो आपस में टिकट काटे गए और संख्या घट करके रह गई हमारी 16, और आप लगातार टिकट काटते जा रहे हैं और आज तक, आज की जो आपने टिकट 2 दिखाई है, अभी 11 मिले हैं, अभी भी 5 की संख्या उत्तर प्रदेश में 2019 के जो रिजल्ट है उसमें हमें कम मिली है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि क्या ठीक है, अभी आजादी में 1977 के बाद जिनकी संख्या लोकसभा में 108 थी और जिस राज्य में 5-5 मुख्यमंत्री छत्री हुए हैं और 2-2 पूर्व प्रधानमंत्री छत्रप हुए हैं, तो ये जातिवादी कौम नहीं है, ये राष्ट्र प्रेम से जुड़ी हुई कौम है और ये वफादार कौम है, जहां भी रहती है। ठीक है राघवेंद्र जी, मैं आपको रोक रहा हूं। राघवेंद्र जी, मुझे ब्रेक पर जाना है, मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि आजादी के बाद अगर सत्ता केवल अगड़ों के हाथ में रही, ठाकुरों के हाथ में रही, तो ये अच्छी बात है क्या? बिल्कुल नहीं। सत्ता का फ्लो ऊपर से नीचे तक होना चाहिए और जो समाज के अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है उस तक भी सत्ता आनी चाहिए। मुझे लगता है बीजेपी वही कर रही है, वो छत्री नेता, छत्री जनप्रतिनिधि हवा दे रहे हैं, तिल मिला रहे हैं। एक ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक से लौट रहे हैं और सीधे रुख करेंगे चौधरी सवित मलिक, किसान नेता हैं, जाट समाज की नुमाइंदगी करते हैं। चौधरी साहब, कुल मिलाकर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चल रहा है, खाप पंचायतों का बहुत कल्चर है। हरियाणा, पंजाब से इधर जो उत्तर प्रदेश का बॉर्डर सटा हुआ है, खापें राजस्थान में भी हैं। अब क्षत्रिय भी महापंचायतें कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक जमीन जो उनसे, उनका आरोप है कि भाई उनकी नुमाइंदगी छीनी गई है। क्या इस तरह कुछ हवा पानी है कि केवल ये सब लोग केवल मीडिया में ही क्षत्रिय नेता, ये पंचायतें सब, क्या मसला क्या है? दुर्गेश जी, ये सब धरातल पे भी हो रहा है। कैराना लोकसभा के अंदर एक ननौता है जगह, ननौता सहारनपुर में पड़ता है, वहां पर एक बहुत बड़ी पंचायत की शुरुआत हुई सबसे पहले, और उन्होंने घोषणा की कि बीजेपी को वोट ना देना, जो बीजेपी को हरा सकता है उसको वोट देना। लेकिन मुद्दा यह है कि ये शुरुआत कहां से हुई, ऐसी चीजें क्यों निकल कर आई और क्या स्थिति है कि आज ऐसी स्थिति हो गई। इसके लिए हमको पीछे जाना पड़ेगा। 2014 में जब बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी और बात ये तय हो रही थी कि किसको देश का प्रधानमंत्री बनना है, उस वक्त राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उन्होंने घोषणा की कि भाई नरेंद्र मोदी जी को, उसके पीछे आर्थिक कारण हो, सामाजिक हो, वो बीजेपी का अंदरूनी मामला है कि क्या था, लेकिन राजनाथ सिंह एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने मोदी जी का नाम प्रस्तुत किया और वो उनको पटल पर लेके आए, अपने को पीछे किया। लेकिन जैसे ही सत्ता में आते हैं, सत्ता में आने के बाद में सबसे पहले राजनाथ सिंह जी को किनारे लगा दिया जाता है। इसको लेके पूरे उत्तर प्रदेश में पहले दिन से ही कुछ न कुछ नाराजगी थी। अब कहानी एक नई आ रही है। उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं उनको ये लग रहा है कि 2 कारण उसमें लग रहे हैं कि एक तो बीजेपी जो है 200 पार नहीं जा रही है। जब गठबंधन होगा, कैसे होगा, क्या होगा, उसमें योगी जी को प्रधानमंत्री देखना ये लोग चाहते हैं। दूसरा यह है कि अगर बीजेपी, ये तो बिल्कुल नई थ्योरी लेकर आ गया चौधरी साहब, ये तो नई थ्योरी लेकर आ गया। बिल्कुल, मैं बिल्कुल बता रहा हूं, अगर बीजेपी सत्ता में आ जाती है तो ये है कि उत्तर प्रदेश से योगी जी को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। तो ये जो पूरी रणनीति है, ये पूरा, इसके पीछे एक पूरा चैनल काम कर रहा है और ये उत्तर प्रदेश के जो हमारे इनके नेता हैं योगी जी और राजनाथ जी, इनको बचाने के लिए ये अभी से कार्यक्रम चालू है, जो इसकी मजबूत जड़ और मुख्य बिंदु है।
चुनाव में टिकट किसको मिल रहा, कहाँ जा रहा, वो क्या हो रहा, वो तो छोटी बातें हैं। लेकिन जो केंद्र में लोग बैठे हुए हैं, जो मुख्य धारा में इनके लोग हैं, उनको जो खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, ये लड़ाई वहां से है। और इस लड़ाई के पीछे आम कार्यकर्ता नहीं है, इसके पीछे जो पार्टी के धड़े हुए हैं, जो पार्टी के अंदर दो धड़े हो चुके हैं, ये उनकी लड़ाई चल रही है। ये वहां से कहानी चल रही है। नहीं तो उत्तर प्रदेश के अंदर क्या योगी के राज में अभी तक तो ये कहते थे कोई बोल नहीं सकता, कोई कुछ नहीं, अब इतनी बड़ी बड़ी पंचायतें हो रही हैं उसी समाज की, वो किसके संरक्षण में हो रही है? ये पूरा देश समझता है, ये प्रदेश समझता है कि उनके पीछे किन लोगों का संरक्षण है और वो कहां से उनको सपोर्ट मिल रहा है और कहां से उनके अंदर इतनी ऊर्जा आ गई कि हर तीसरे दिन एक महापंचायत हो रही है। अभी जो बता रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी आए, संजीव बालियान जी भी मंच पे थे, संगीत सोम जी भी थे, मुख्यमंत्री जी उनको मनाने आए, जिसके लिए मनाने आए जब भाषण शुरू हुआ उन्होंने उनका नाम तक नहीं लिया, तो कैसे मान जाएंगे? उनके गांव में जा रहे, स्पष्ट वो करिए, दौड़ा रहे स्पष्ट हैं करिए, उनको। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जरा स्पष्ट करिए। और राघवेंद्र जी समझ गए हैं जो हम बताना चाहते हैं, उनके चेहरे की हंसी आपको बता रही होगी कि जो पॉइंट है वो हम बता चुके हैं, उसको आम पब्लिक समझ चुकी है। ये दर्शक राघवेंद्र जी की तरह कुशाग्र बुद्धि के नहीं है, दर्शक साफ साफ चाहते हैं, साफ साफ बताओ आप। उत्तर प्रदेश की जो लॉबी है वो राजनाथ सिंह और योगी जी को बचाना चाहती है, ये लड़ाई उसकी चल रही है। अरे संकट में कहाँ है चौधरी साहब? दोनों बड़े नेता हैं, एक मुख्यमंत्री है, एक रक्षा मंत्री है, राजनाथ सिंह को दोबारा टिकट मिला है और फिर चुनाव में लड़ रहे हैं। ये तो एक अलग थ्योरी आप लेकर आए। वो महासंकट में है, दबाव की राजनीति चल रही है और ये आने वाला समय आपको बताएगा। अगली जो अच्छा इसका ये बताओ, इसका कहीं असर वसर पड़ेगा जो पहले चरण के चुनाव में? कुछ लग रहा है आपको? कुछ बिल्कुल पड़ेगा। और जो ब्रजभूषण जी का टिकट रोका गया वो इसलिए रोका गया है कि जो जाट बहुल्य क्षेत्र है, प्रथम चरण का चुनाव निबट जाए, उसके बाद उनको टिकट दे दिया जाए। अब यही बात राघवेंद्र राजू कह रहे हैं, यही बात आप कह रहे हो। आप लोग आपस में बात करके आए हो क्या टेलीफोन पे? एक ही बात कहनी के न्यूज के मंथन कार्यक्रम में हो रही है, आपसे तो अक्सर होती रहती है, लेकिन जो रणनीति है, जो कहानी बोल रही है, जो गणित कह रहा है, वो आपको बता रहे हैं। अच्छा ठीक है। देवेंद्र प्रमुख भी वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। देवेंद्र प्रमुख आपके पास आ रहा हूं। अतुल भाई मैं आपके पास आऊंगा थोड़ी प्रतीक्षा के बाद। देवेंद्र प्रमुख, अब देखिए दो थ्योरी हैं। राघवेंद्र राजू ने तो पूरा बिल्कुल उसको घोट वोट के नहीं, जैसे गांव में जब जाओ ना डॉक्टर के क्लिनिक में, तो ये नहीं, ये बताता नहीं है उसमें कौन सी टिकिया डाल दी, पैरासीटामॉल है कि कोई कामा क्वीन डाल दी है उसने, कि उसमें पता नहीं क्या डाल दिया, कि खड़िया डाल दी, लेकिन वो तुरंत घोट के जल्दी से मरीज ना देख पाए ऐसे घोट के पुड़िया बना के देता है। तो राघवेंद्र राजू ने एक पुड़िया बनाकर दे दिया आपको, लेकिन उस पुड़िया को पीछे से खोल दिया है चौधरी सवित मलिक ने। सीधे नहीं खोला है कि सब कुछ क्लियर देखे, उन्होंने पीछे से खोल दिया, फिर रायता फैल गया नीचे गिर गया वो। अब समेटो आप। देवेंद्र प्रमुख समेटो, बोलिए। आवाज म्यूट है, आवाज म्यूट है। देवेंद्र जी बोलिए। अरे आवाज तो बड़ी बुलंद है आपकी, अनम्यूट करिए। आवाज मिल रही है? हाँ बोलिए 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 बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ हाँ, अरे बोलिए, आपको कहने की जरूरत नहीं, पूरे देश में आपकी पार्टी के नेता की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। अब तो आप लोग विदेश से भी लोगों को बुला रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए। देखिए, मुझे इस बात की खुशी है देवेंद्र सर जी कि राघवेंद्र सर ने और संबित भाई ने दोनों ने मिलकर जिस तरह आज ये बात डिबेट में रखी है, तो मेरी टेंशन कुछ कम हुई है, मुझे अच्छा लगा है। मैं सोच रहा था कि सरकार के खिलाफ जो है कितने काम कम हुए हैं, कहाँ कहाँ कमियां रही हैं, उस पर शायद जवाब देना होगा, और सरकार को जो वादे किए थे वो कितने पूरे हुए, कितने बाकी हैं, अगली चुनौती क्या है। लेकिन ये हमारा परिवार का मामला है, और परिवार का मामला अगर कहीं बाहर जाए तो वो अच्छा नहीं लगता। डिबेट में बैठकर देखिए, आप क्षत्रिय समाज की बात चल रही, क्षत्रिय समाज जो है भारतीय जनता पार्टी की वो मजबूत कड़ी है। राघवेंद्र, हम लोगों ने तब तक इस पर कोई चर्चा नहीं की जब तक ये मामला सड़क पर नहीं आ गया। हमने बिल्कुल नहीं की इस पर कोई चर्चा। राघवेंद्र जी हमें 1 महीने से कह रहे हैं कि बहुत नाराज है, बहुत नाराज। मैंने कहा राघवेंद्र जी बिल्कुल नहीं, मैं आपसे सहमत नहीं हूं। क्षत्रिय
बिल्कुल न क्षत्रिय अपना नेता तय कर पाया है, न क्षत्रिय अपना कार्यक्रम तय कर पाया है, न क्षत्रिय अपना राजनीतिक मुकाम तय कर पाया है। क्षत्रिय भी जब जहां अपनी सुविधा के अनुसार क्षत्रिय नेता जाते रहें, अपनी राजनीति को चलाते रहें। तो मैं इनको लगातार 1 महीने से डिमोरलाइज कर रहा था कि बिल्कुल नहीं, हम नहीं, इस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन जब अब पंचायतें हो रही हैं खुलेआम, जैसा चौधरी साहब कह रहे हैं कि 2-2 लाख की पंचायतें हो रही, तब हमें बात करनी पड़ेगी। बोलिए देवेंद्र प्रमुख। दुर्गेन्द्र सर, एक चीज और मैं क्लियर कहूंगा, जब क्षत्रिय की बात आ रही है तो यहाँ संबित भाई भी और मैं भी उसी का हिस्सा हूँ। उसमें हम कहाँ हैं? उसमें राघवेंद्र भाई कहाँ रहे? तो ये कोई छोटा मामला नहीं है। ये एक परिवार का, जो मैंने कहा ना आपको, हमारी परिवार की बात हो सकती है कम या बढ़ती की। जिन टिकटों पर आप चर्चा कर रहे हैं, ये तो अभी जो है एक विषय आने वाला है, उससे पहले इस पर बोलना कितनी जरूरी होगी। प्रमुख साहब एक सेकंड लूंगा। जब घर की लड़ाई होती है ना, तभी तो पड़ोसी फायदा उठाता है, बस ये ध्यान रख लेना। अरे बोलने दी, वो प्रसन्न हो गए, वो सोच रहे हैं कि पार्टी को फायदा हो रहा है बहुत, वो आप लोगों की बातों से खुश हो गए। बोलिए भाई देवेंद्र भाई, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं सर, दुर्गेंद्र सर जी, कि इस चुनाव में जो स्थिति आज है, और संबित भाई ने कहा था कि हमें 200 का जिक्र किया, लेकिन दुगने का फर्क है। मुझे अच्छा लगा, कहीं ये तो नहीं कह देते कि हम 100 की बात कर रहे हैं। मैं गारंटी के साथ आपको क्षत्रिय समाज के साथ, ओबीसी समाज के साथ, SC ST के साथ मिलकर और अल्पसंख्यक समाज को भी जोड़ते हुए 400 सीट पार करेंगे निश्चित। और जिसका जो अधिकार है, जिसके जो हिस्सेदारी है, माननीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, उस सम्मान को कम नहीं होने देंगे। ये लड़ाई कोई आज की नहीं है कि हमें 2024 जीतने के बाद, क्योंकि हमने 14 के बाद ये चीज तय की है कि हर चुनाव को अप करके आए हैं, और जो वादे किए हैं, जिसकी जो हिस्सेदारी बनी है दुर्गेन्द्र सर, वो दी है। और आने वाले समय पे भी मैं तथ्य के साथ बोल रहा हूं कि ये कोई धोखे से नहीं चुनाव जीतना। ये गालदी गिनती वो नहीं है कि हमें बहुमत से जाना। हमने 400 की बात की है, बड़े तथ्य के साथ की, और क्षत्रिय समाज उसका एक हिस्सा है, कड़ी मजबूत वाली। और 14 और 19 में देवेंद्र भाई, 14 और 19 में मैंने ऐसे दृश्य नहीं देखे। चौधरी सवित मलिक ने भी नहीं देखे होंगे। राघवेंद्र राजू भी चुनाव लड़ाने में व्यस्त थे। इनके संगठन के अध्यक्ष को टिकट मिल गया था, तो ये भी तब नहीं बोल रहे थे। इन्होंने भी सांसदी की मलाई काटी। ये भी CR पाटिल भी इनके दोस्त हैं, ये अगले बगल रहते थे, मुझे सब पता है। लेकिन अब आज इनको सारे गणित याद आ रहे हैं, राघवेंद्र राजू को भी, है ना। तो जी दुर्गेश जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। प्रमुख साहब हमारे काफी होशियार आदमी है, अपनी बात तथ्यों से रखते हैं जी। ये खाली ठाकुर नाराज नहीं, वेस्टर्न यूपी में त्यागी समाज नाराज है। ठीक बात। मैं आ रहा हूँ, के आने के बाद मैं आ रहा हूँ, प्रजापति नहीं, जाटों का वोट जैन चौधरी के आने के बाद भी ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। मैं आ रहा हूँ। अरे भाई थोड़ा आगे के लिए छोड़ दीजिए, मैं आ रहा हूँ, अभी अगले राउंड में आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। मैं चर्चा में शामिल करता हूँ वरिष्ठ पत्रकार अतुल प्रताप सिंह चौहान को। अतुल जी, क्षत्रियों को लेकर जैसा मैंने कहा, मेरा अपना स्पष्ट मत है कि क्षत्रिय अपना नेता, अपना झंडा डंडा तय नहीं कर पाया। वो इस फुनक में तुनक में रहा कि मुझे अटता रहा, फुनफुनाता रहा। लेकिन उसने राजनीतिक जो काम करना चाहिए था, जो 4% इस देश में लोग हैं, 3% उनका डिप्टी CM भी है, उनका CM भी है, उनके, और जो अगर उनके नेताओं ने, जो 3% 4% वाले नेताओं ने दल बना लिया, तो किसी के पास 12 विधायक, 4 सांसद, 3 सांसद, 2 सांसद, 2 मंत्री पद, इस तरह की डीलिंग की है। लेकिन मैं कह रहा हूं 7% हैं, 6% हैं, लेकिन 4% वालों से ज्यादा हैं। तो अपना नेता, अपना एजेंडा, अपना झंडा अब आज तक क्यों नहीं तय कर पाए? छोटे छोटे दल, कोई पियरका काका, कोई सफेद वाले काका, तमाम इस तरह के दल आ गए। क्षत्रिय ने क्यों नहीं अपना लाल वाला झंडा लेके दल बनाया? इसका मतलब है कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से कमजोर रहे हैं क्षत्रिय। अतुल जी। बिल्कुल, नमस्कार दुर्गेन्द्र जी, आपकी बात बहुत गहरी बात है और बिल्कुल सही आपने कहा कि आजादी से लेकर आज तक का जो इतिहास है क्षत्रियों का, पहले क्षत्रिय राजघराने में हुआ करते थे और उसके बाद जब राजघराने खत्म हुए तो फिर ये राजनीति में आना शुरू हुए। लेकिन वो कहा जाता है ना कि राजा कभी नेता नहीं बन पाता। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है क्षत्रिय समाज के अंदर कि हम जिसके पीछे भागे, क्षत्रिय समाज जिसके पीछे भी भागा है, वो नेता नहीं बन पाया है, उसने अपने लिए राजनीति की है। और इसी वजह से आज क्षत्रिय समाज कई भागों में बटा हुआ है
और ये कभी इधर कभी उधर अपना एक दल, अपनी एक पहचान नहीं बना पा रहे हैं। अपना हित साधते हैं। जो छत्री के जो मठाधीश हम कहेंगे, जो छत्री संगठन है, उनको जहां अपना हित मिल जाता है वो अपना समाज भूल जाते हैं। ये बात आज से नहीं, शुरू से चली आ रही है। मैं भी छत्री समाज से हूँ, बहुत सारे छत्री नेताओं से भी जुड़ा हूँ जो राजघराने से भी रहे हैं। और मैं आपको अभी यूपी की बात करता हूँ, जहाँ पे हम बैठ के डिबेट कर रहे हैं कि राजा भैया की बात करिए आप। राजा भैया ने जनसत्ता दल एक पार्टी बनाई। अभी राघवन राजू जी भी राजा भैया की बात कर रहे थे। नो डाउट कि राजा भैया को छत्री समाज ने सर आंखों पर रखा था, लेकिन क्या राजा भैया एक नेता बन पाए? नहीं बन पाए ना राजा भैया नेता, क्योंकि वो कुंडा और लखनऊ से बाहर जा ही नहीं पा रहे हैं। तो मैं रोज कहता हूं, सुबह जब मुंह धो के मैं उठता हूं राघवेंद्र राजू से मैं ये रोज कहता हूं, जब ये राजा भैया की कोई बात करते हैं तो मैं कहता हूं बात ही मत करो राजा भैया की मुझसे। बिल्कुल, छत्रियों की प्रॉब्लम यही है कि छत्री जो कहा जाता है ना कि मुच्छों पे ताव, आपने जो अभी एक बात की, हाँ। तो हम मुच्छों के ताव के लिए ये नहीं देखते हैं कि इस ताव से मेरे समाज का क्या अहित हो जाएगा, इस ताव देने से हमारा राजनीति में क्या अहित हो जाएगा। अभी आप एक क्लिप दिखा रहे थे ब्रजभूषण शरण सिंह जी की। देखिए, जब आप एक नेता होते हैं ना, तब आप एक नेता होते हैं। आप वहां पे छत्री पहले नहीं होते हैं, आप वहां पहले नेता होते हैं। और वो जमाने गए अतुल भाई, वो जमाने गए राजघराने के। अब राजा रानी नहीं, अब नेता राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होता। राजा अब तो एक गरीब की झोपड़ी से नेता निकलता। नरेंद्र मोदी एक चाय वाला इस देश का प्रधानमंत्री है। बिल्कुल दुर्गेन जी, मैं वही बोल रहा हूँ कि ब्रजभूषण शरण जी को अभी इस तरीके का बयान, जो अभी आपने क्लिप दिखाई कि कौन काटेगा टिकट, आप एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, आप एक राष्ट्रीय पार्टी से सांसद हैं, इस तरीके का बयान आपको मीडिया में नहीं देना चाहिए। कौन काटेगा टिकट, ये गलत मैसेज है। इससे आप पूरे समाज का, अपना सबका हित करते हैं। नहीं, अच्छा, एक उलट हम अतुल भाई को उलट सवाल करते हैं कि जहां विकास की बात हम कर रहे हैं, एक नई सदी में हम पहुंच गए, क्या इन बातों के कोई मायने हैं कि भाई ये छत्री हैं, ये जाट हैं, ये ओबीसी हैं, इनके मायने बचे हैं क्या राजनीति में? क्या दुर्गेन जी, अभी प्रमुख जी बोल रहे थे कि छत्री हमारा मजबूत स्तंभ है, हमारा मजबूत वोटर है। ये बात बिल्कुल सही है, और इस बार इसी बात को टारगेट किया गया है। 2014 के इलेक्शन के बाद, 2019 के इलेक्शन के बाद जो छत्री वोट ग्राफ बीजेपी को मिला है, उससे दूसरे दलों को, दूसरी शक्तियों को ये पता चल चुका है कि इनको डिस्टर्ब किया जाए। क्योंकि आपको मैं बताऊं कि एक छत्री, एक समान छत्री कम से कम 100 वोटर्स को प्रभावित करता है दूसरी जातियों के। ये छत्री की एक क्षमता है, और ये शुरू से रही है। नहीं, वो तो ब्राह्मणों की भी क्षमता है, वही ब्राह्मणों की भी क्षमता है, जाटों की भी क्षमता है। बिल्कुल है, इसीलिए ये दोनों केंद्र रहे। मैं क्षमता के झंझट में नहीं पड़ने वाला। क्षमता तो है, उनकी भी है, नहीं क्षमता है सारे लोगों की भाई। ये जो डिस्टरबेंस है, अभी जो प्रमुख वो चौधरी साहब बोल रहे थे कि वो राजनाथ सिंह और योगी जी, ऐसा नहीं है। योगी जी भी पार्टी के ही नेता हैं। योगी जी को तो मैं संत मानता हूं, उनको इससे अलग रखता हूं, मैं बिल्कुल अलग रखता हूं। मैं चौधरी सवित मलिक के पास आ रहा हूं। सवित मलिक की तो एक बात हो गई क्षत्रियों की। अब चूंकि मुझे बहुत जातिवादी विषयों पर डिबेट करने मुझे बहुत मजा आता नहीं है, बिल्कुल नहीं आता है। जाति राजनीति करने वाले नेताओं से बहुत प्रसन्न नहीं रहता, लेकिन मजबूरी है। जातियां हैं, समाज का हिस्सा है, तो मान लेना पड़ता है कि गुलदस्ता है। इसको मान के मैं अपनी छाती पे पत्थर रखकर ऐसे विषयों पर चर्चा करता हूं कभी कभी। और चूंकि मसला जब सतह पर आ जाए, रैलियां होने लगे और ऐसा लगे कि भाई अब तो कुछ होना ही है, तो फिर उस पर बात होनी चाहिए। केवल यही नहीं, छत्री समाज ही नहीं, जैसा कि आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात की कि जो ओबीसी का एक बड़ा वर्ग है, जैसे मुजफ्फरनगर के प्रत्याशी प्रजापति हैं, उनको टिकट मिला, बसपा से प्रत्याशी संभवतः वो, तो उनके घर बुलडोजर चल गया, तो पता चला प्रजापति भी कहने लगा कि ना 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 ना, अब हम भी नहीं देंगे। यही हाल जाटों का है। ये सवाल है, ये आपसे भी सवाल है चौधरी साहब, कि क्या जैसे अब बिल्कुल निश्चिंत मान चुकी है बीजेपी और आरएलडी दोनों, क्या बिल्कुल वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अजय हो गए हैं? तो क्या ऐसी स्थिति है? क्या जयंत चौधरी के जाने से, बीजेपी के साथ में उनके गठबंधन में जाने से क्या ऐसी स्थिति हो गई कि वो अजय हो गए, सारी सीटें वो जीत लेंगे, 2014 दोहरा देंगे वो? दुर्गेश जी, अगर ऐसा होता तो इनके तमाम नेताओं को सड़कों पर न उतरना पड़ता, जयंत चौधरी को यात्राएं ना निकालनी पड़ती, और राजनाथ सिंह जी की उनको सभाएं ना करानी पड़ती। पिछले चुनाव में आपने देखा होगा, राजनाथ सिंह जी की सभाएं नहीं हो रही थी। हाँ, ये उनकी पूंछ बढ़ गई है। ये जो पंचायतें हुई, इससे पूंछ बढ़ी है, ये बात तो हम भी देख रहे हैं। जो हुई है जी,
और जो प्रजापति समाज के बताया है उनका घर गिरा दिया। तो वो समाज के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत बड़ा एक आंदोलन खड़ा कर दिया है इसको लेके। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसका एक बहुत बड़ा मैसेज उनका भी जा रहा है। पिछला जो त्यागी जी वाला मामला हुआ था नोएडा वाला जी, और वो बीजेपी के पदाधिकारी थे, बीजेपी ने उससे किराया कर लिया था, उनको जेल भेज दिया था जी, उनको लेकर भी एक बड़ा वो है। और त्यागी समाज ने तो मुजफ्फरनगर सीट पर अपना एक कैंडिडेट भी उतारा है। अच्छा, हाँ, जो अलग से अपना वो कर रहे हैं। और पूरे में लेकर जो है वेस्टर्न यूपी में इनकी एक सीट है जो लोकदल की है और वो उनका अपना निजी है जो बागपत वाली है, डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी वाली। वो एक सीट ये अच्छे से लड़ रहे हैं, बाकी सीटों पे ये कहीं ना कहीं पीछे अभी तक चल रहे हैं, आगे का पता नहीं क्या हो। ये जो ये त्यागी वाला मसला है, ये त्यागी जितने भी वोट काटेंगे नुकसान किसका करेंगे चौधरी साहब? ये साहब बताएंगे। त्यागी वोट सारा बीजेपी के साथ था, अब सारा उनसे अलग जा रहा है। अच्छा, ठीक है। राघवेंद्र राजू, देखिए बहुत सारे लोग आ गए। अब इस तरह अगर हम कागज में बैठ के गुणा गणित लगाएं तो लग रहा है बहुत बड़ी मुश्किल है बीजेपी की, लेकिन जमीनी हकीकत है क्या ऐसी? दुर्गेंद्र जी, ये निश्चित तौर पर है कि आप हम तो मेरठ से गए, मेरठ में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। भले ही वो हमारे रामायण के अरे वो तो राम वहां लड़ रहे हो, लेकिन साक्षात स्थिति अच्छी नहीं। राम के स्वरूप, राम के पात्र जिन्होंने भगवान श्री राम का चरित्र चित्रण किया, वो स्वयं लड़ रहे हैं वहां पे। वो बाकायदे राम जी का फोटो लेके जगह जगह जा रहे हैं वो खुद। जो बात बता रहा हूं आपको, जो पंचायतें हो रही, इसका भी असर है। इसके अलावा हम जनमानस उनका विरोध उतरेंगे नहीं। राघवेंद्र जी, उनका विरोध हो रहा है, लोग उनको वोटिंग कर रहे हैं, उनको यही मैं कह रहा जा रहा है। हाँ, इसी तरीके से मैं बागपत में गया, बागपत में भी आरएलडी के प्रत्याशी की सीधी लड़ाई है। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत वहां बाग ओवर दे दिया जाए। और बिजनौर में भी वहां बसपा का प्रत्याशी बहुत भारी पड़ रहा है दुर्गेंद्र जी। और स्थितियां बिल्कुल ऐसा नहीं है अनुकूल हो। यही स्थिति नगीना में, वो ठीक है कि अखिलेश जी की भी रैली होने जा रही, मायावती जी भी रहने जा रही, लेकिन बावजूद इसके चंद्रशेखर जी वहां पर चूंकि 5 लाख से आसपास मुस्लिम मतदाता है और दलित हैं, तो मैं समझता हूं वहां की भी स्थितियां बड़ा वैसी है। रामपुर में आप देख ही रहे हैं कि स्थितियां कैसी हैं। वहां पर भी 51% मुस्लिम मतदाता है, लेकिन अब 2 मुस्लिम मतदाता आने के बावजूद भी घनश्याम लोधी को कैसे उस चुनाव में जिताया गया। और लोगों को मालूम है कि जिताया गया क्या? राघवेंद्र जी क्या बात कर रहे हैं? जिताया क्या गया? वो जीते, जनता के मत से जीते, जिताया क्या गया है? आप लोग द्व्यर्थी बातें करने लगते हैं। द्व्यर्थी बातें मत करिए। वो जीते हैं, जनता के वोट से जीते राघवेंद्र भाई। अब बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार भी जीतेंगे। वो 51% हो चाहे 55% मुसलमानों का वोट हो, बीजेपी कह रही है हम जीतेंगे। मैं एज ए पत्रकार आपको यह कह सकता हूं कि जनमानस में जो चर्चाएं हैं, आम लोगों में चर्चाएं हैं, आम निर्भीकता से अगर पत्रकारिता की बात करेंगे तो संभल में भी इसी तरीके से मामला फंसा है। भले ही वहां पर बर्क साहब का पोता लड़ रहा हो और वह शौकत अली जी भी लड़ गए, बावजूद इसके सैनी साहब को वहां संघर्ष करना पड़ेगा। सहारनपुर में आप बिल्कुल बाकओवर वहां रैली होने जा रही है। जहां तक जयंत चौधरी की बात कर रहे थे, आप मेरठ के मंच पर देख लीजिएगा, सहारनपुर में देख लीजिएगा, और तमाम जो कार्यक्रम हो रहे हैं, जयंत जी को लगने लगा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने आकर के भाजपा के साथ, क्योंकि जिस तरीके से अन्य लोगों को सम्मान मिल रहा है, और जो बात आप बार बार कह रहे थे, हमारे किसान नेताजी ने भी कहा, भाई राजनाथ जी का एक फोटो चल रहा है आजकल सोशल मीडिया पे, अब वो खड़े हुए हैं और लोग माला में हैं, तो तमाम जो चीजें चल रही हैं, योगी जी का ही फोटो पीलीभीत से चला, और पीलीभीत में वरुण गांधी मंच पे नहीं दिखाई दिए। तो ये तमाम जो उनको तो नहीं दिखना था राघवेंद्र भाई, उनको तो नहीं दिखना था। इतना बड़ा दिल कहां से लाएंगे वरुण गांधी? उनको तो नहीं दिखना था। दुर्गेंद्र जी, ये भी बात समझ लीजिए कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 8 सीटें हैं, मेरे अपने जो आंकड़े हैं उसके पहले चरण में 8 सीटें हैं। मुझे लगता है कि टोटल मिला के 14 सीटें होंगी, जो टोटल पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जी। अभी जो 8 सीटों की बात आप कर रहे हैं, हाँ 19 तारीख को हाँ 19 तारीख को इसमें भाजपा के पक्ष में 3 सीटें थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आगे आने वाले समय में और जो धीरे धीरे स्थितियां बदलेंगी, यही स्थितियां तमाम जगह हैं। अगर ये डैमेज कंट्रोल ना किया गया, राजनाथ जी को अगर रैलियों में लगाया गया, तो राजनाथ जी को लखनऊ में बुला करके, दिल्ली में बुला करके ये जिम्मेदारी योगी जी के साथ में, वो ठीक है, जैसे अभी आपने कहा मंच पर तो बुला लिया गया, भाई आखिरकार
छत्रपुकों की नाराजगी को आप सुनेगा कौन भाई? आप सुनेंगे नहीं। और एक अरे वो खुश हो जाएंगे, चक्कर में मत पड़ो राघवेंद्र भाई, चक्कर में मत पड़ो, जरा सा मोदी जी कुछ कान में कह देंगे मामला फिट हो जाएगा, परेशान ना हो। दुर्गेंद्र जी प्रधानमंत्री को लेना चाहिए गंभीरता से। एक कैबिनेट मंत्री यूपी में, उसको भी मैनपुरी से लड़ा दे रहे हैं आप, और वो भी ना लड़ाए तो आफत है, और ना लड़ाए तो आफत है, टिकट नहीं मिल रहा, लड़ाई दे रहे हैं तो बोले मैनपुरी में शहीद करे दे रहे हैं, क्या बात है? तो कह रहे कृपा शंकर को शहीद कर दे रहे हैं, सर्वेश सिंह को शहीद करे दे रहे हैं, ये कौन सी बात हुई? दुर्गेंद्र जी 49 विधायक हैं, आप देख लीजिएगा। चलिए राघवेंद्र जी का कुछ नेटवर्क गड़बड़ा है। देवेंद्र भाई मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी चौधरी साहब ने, राघवेंद्र जी ने बहुत सारी बातें कही, इस हिसाब से तो बहुत सारे कांटे बिछ गए हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, कैसे कैसे लड़ेंगे भाई, कैसे जीतेंगे? दुर्गेंद्र साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि शानदार पैनल है जी, बहुत शानदार डिबेट है, और जो जज की भूमिका आपकी है ना, उसमें तो कोई चैलेंज है ही नहीं। जिसमें जो क्वेश्चन थे राघवेंद्र सर के, जिस तरह से उन्होंने सवाल उठाए, अपने क्वेश्चन के जवाब आपको दे दिए, मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था कि पारिवारिक लड़ाई है, बहुत हल्की सी जरूरत होती है। देखिए समय है, कीमती चुनावी समय है, और लोकतंत्र में सबकी अपनी बात भी होती है। कभी कभार मुझे लगता है कि मेरा हिस्सा ज्यादा होना चाहिए, वो थोड़ा कम मिल रहा है, यहाँ तक सब ठीक है। लेकिन हमारी पार्टी में, मैं फिर आपको डंके की चोट पर कह रहा हूं कि कहीं से कहीं तक एक भी विचार करने की बात नहीं है, ना कोई क्षत्रिय, ना कोई ब्राह्मण, ना कोई हमारा त्यागी समाज भारतीय जनता पार्टी से दूर नहीं है। और एक चीज और कह रहा हूं दुर्गेंद्र सर, कि सबका एक गणित है, चाहे मायावती जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, कि मुस्लिम जो है, मुस्लिम प्लस एससी, मुस्लिम प्लस यादव, मुस्लिम प्लस आप सैनी कह लो, कोई भी है, सबके साथ मुसलमान जुड़ता है। एक मुसलमान किस किस के साथ जुड़ेगा? बाकी कोई गिनती पहले नहीं होती थी। 2014 के बाद ये चीज पता चल गई है कि ये 80-20 वाला जो चला था ना एक नारा, आज भी कहीं निकल कर आ रहा। मैं फिर कहता हूं चुनाव 80-20 का होगा, डंके की चोट पर बोल रहा हूं। फिर आप कम्युनल बातें कर रहे हैं, कम्युनल लाइन है कैसे काम चलेगा भाई? ये जवाब मेरा इसलिए आया कि इसमें राघवेंद्र सर ने कई जगह जिक्र किया है कि मुस्लिम को लेकर आपने हर सीट पर कर दिया कि वहां 5 लाख है, वहां 3 लाख है, वहां 4 लाख है। भाई वो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो कुछ गुणा गणित करेंगे, लेकिन बहुत सारे आंकड़े जो टेबल पर होते हैं जमीन पर उतरते नहीं। चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि 80-20 हो जाएगा। एक छोटा सा जवाब, फिर मैं अतुल के पास जाऊंगा। दुर्गेश जी इनसे पूछिए, जो इनके सिटिंग एमएलसी हैं, जो इनके पूर्व मंत्री हैं, जो इनके विधायक लड़े हैं, वो लोग खुलकर लोगों को कह रहे हैं कि भैया कैंडिडेट को वोट ना देना, तो कैसे जीत जाएंगे? मतलब सुरेश राणा भी कह रहे हैं क्या ये बात? इनको पता है, वो भी कह रहे हैं, और एक सिटिंग एमएलसी है वो कह रहे हैं। उनको मनाने के लिए कई लोग। अच्छा, ये खबरें आप सबित भाई दबाए रखते हो, इधर आप हमसे बात नहीं कर रहे हो चुनाव बहुत दिनों से, आप इस तरह खबरें दबाए रखते हो। बड़े मूड में लगे हैं, ऐसा नहीं है। एक बड़े नेता पर एलिगेट नहीं हो सकता। मैं इसे बताइए, देखिए आप ये बताइए, बारी बारी से बोल लीजिए। घोषणा करते हैं वोट नहीं देनी है। देखिए संबित सर, सुरेश राणा बड़ा चेहरा है पार्टी का, और वो खुले मंच पर आप देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री तक उनके जो शेयर हो रहे मंच, इन पर ऐसा एलिगेट नहीं किया जा सकता बिगड़ भैया। दुर्गेश जी यही तो है, मुंह में राम बगल में छुरी, मंच पर जा रहे हैं, बाद में अपने आदमी को कह रहे भैया इनको वोट नहीं करनी है। चलिए ठीक है। अतुल प्रताप सिंह एक अंतिम टिप्पणी इस कार्यक्रम की। अतुल प्रताप सिंह, ये तो भाजपा की बात हो गई कि ठीक है भाजपा से भी नाराज है, वो भी नाराज है, ये है वो है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि जमीन की हकीकत, तो विपक्ष भी तो इतना कमजोर नहीं दिख रहा ना, विपक्ष भी इतना कमजोर तो नहीं है, उसके पास भी कहीं ना कहीं कोई गणित है। अतुल। बिल्कुल दुर्गेन जी, विपक्ष आप जो कह रहे हैं कमजोर नहीं है, लेकिन विपक्ष उस पोजीशन में भी नहीं है जिस पोजीशन में विपक्ष को होना चाहिए चुनाव की नजर से। सहमत। और इसी बात का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और मिलेगा भी। अब जो क्षत्रिय समाज की बात है, तो नाराजगी है, चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वोट ग्राफ डाइवर्ट हो जाएगा, वो भी नहीं होगा।
ये बाद में देखने को मिलेगा, हम लोग जब वोटिंग होगा तब देखने को मिलेगा। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ बातों पे गौर करवाना चाहता हूँ प्रमुख जी को और राघवेंद्र जी को। राघवेंद्र जी ने एक बात बोली कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें राजनाथ जी माले के अंदर आ रहे हैं माला। देखिए राघवेंद्र जी, वो माला सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए था। खुद गृह मंत्री अमित शाह भी उस माले के बाहर थे। राजनाथ जी उस समय समझ नहीं पाए कि ये माला सिर्फ प्रधानमंत्री का है, लेकिन जब राजनाथ जी को ये बात समझ में आ गई कि ये माला सिर्फ प्रधानमंत्री जी को पहनना है तो खुद माले से बाहर आ गए। इस बात को गलत टूल देने का नजरिया बहुत गलत होता है, चाहे वो क्षत्रिय समाज हो चाहे ब्राह्मण समाज हो। किसी भी चीज को हमें पहले समझना चाहिए। ठीक बात वहां पे ऐसा कोई नजर नहीं हुआ। ठीक बात है, बहुत शुक्रिया, बहुत अतुल जी, शुक्रिया। इस पर बीजेपी को कायदे से आकर के अपनी बात को रखना चाहिए था। नहीं, जब कोई चीज सोशल मीडिया, राघवेंद्र जी हम गलत समझ रहे हैं ना। अच्छा ये एक नहीं मिनट समझा। रुक जाइए, राघवेंद्र जी स्क्रीन में दिख नहीं रहे, कहां से बोल रहे हैं भाई राघवेंद्र जी? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया राघवेंद्र जी, देवेंद्र प्रमुख, चौधरी समित मलिक साहब, अतुल प्रताप सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार दर्शकों का जो के न्यूज को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। खैर बहुत सारे समाजों से मिलकर ये पूरा समाज बनता है जिसे हम भारतीय समाज कहते हैं। चुनाव का वक्त है, हर समाज चाहता है कि उसकी भागीदारी, उसके नेता को स्थान मिले, यही लोकतंत्र है। लेकिन पार्टियों की अपनी मजबूरी है, उनका गुणागणित है, कभी वो अगड़ों पर खेलते हैं, कभी पिछड़ों पर खेलते हैं, और यही शायद यही विनिंग कॉम्बिनेशन होता होगा राजनीतिक दलों का, या इसी को राजनीति कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।